नमस्कार दोस्तों। रीड के साइंस के एजुकेशन वीडियोस में रीड साइंस से क्या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में भी अगर जनरल साइंस के अंदर ये वाला टॉपिक आता है तो इस वाले वीडियो को आप कंसिडर कर सकते हैं। एसिड बेस एंड सॉल्ट का जो टॉपिक है इसके अंदर हम लोग अम्ल पढ़ चुके थे। इससे पहले एक वीडियो में इसी टॉपिक का डाल चुका हूँ। अम्ल के अंदर हम लोगों ने अम्ल के प्रकार, उनके रासायनिक गुण वगैरह वगैरह पढ़े थे। अम्ल के बाद क्षार भी हम लोग पढ़ चुके हैं, क्षार के गुण, उनके रासायनिक गुण वगैरह। इसमें मैंने काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाए थे जिसमें पीएच वगैरह का भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। क्योंकि टॉपिक लंबा हो जाता है इसीलिए हमने एक ही वीडियो बनाया था। अब आज इस वीडियो में इस वाले पार्ट का जो लास्ट पार्ट है वो है लवण, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। लवण के बारे में चलो शुरुआत करते हैं। लवण की यदि बात करी जाए तो लवण की बात करने से पहले मैं अम्ल और क्षार के बीच में होने वाली एक अभिक्रिया जिसे कहते हैं उदासीनी अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उसकी बात करूँगा। किसी भी अम्ल या क्षार की अभिक्रिया करने पर दो उत्पाद मुख्यतः बनते हैं। सामान्य जो अम्ल और क्षार हैं उनकी अभिक्रिया की बात कर रहा हूँ। दो उत्पाद अवश्य बनते हैं, एक तो है जल और एक है लवण। गर्म करने पर जल उड़ जाता है तो बचा क्या हमारे पास में, लवण। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया है उनका उत्पाद होता है लवण। तो ये जो पदार्थ हैं, ये जो लवण हैं, ये अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से बनते हैं। ये पहली बात स्पष्ट हो गई। तो हमने सबसे पहली लाइन लिखी है कि ये आयनिक यौगिक जो अम्ल व क्षार की अभिक्रिया द्वारा बनते हैं। अब ये आयनिक यौगिक क्यों लिखे हैं? क्योंकि अम्ल और क्षार के द्वारा इनको धनायन व ऋणायन प्राप्त होता है, इसीलिए हम लोग इन्हें बोलते हैं आयनिक यौगिक। अब यहाँ से अगर प्रश्न आता है तो वो प्रश्न क्या आएगा कि किससे क्या प्राप्त होता है। तो जैसे मान लो मैंने ले लिया HCl, इसकी NaOH से अभिक्रिया कराई, तो HCl की NaOH से अभिक्रिया कराने पर H और OH मिलकर के तो आपका जल बनाएगा। इसे तो बाहर निकाल दीजिए, तो बचा क्या, NaCl। तो किससे क्या मिला, तो ऋणायन तो मिला अम्ल से और धनायन मिला क्षार से। ये चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, याद रखें आप, ठीक है, कि धनायन किससे मिलेगा और ऋणायन किससे मिलेगा। ये लिख लेना आप इसके अलावा इस चीज़ के अंदर। अब लवण के क्या क्या गुण होते हैं, तो लवण सबसे पहले क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस का हमें कैसे पता पड़ेगा, तो क्रिस्टलीय ठोस का आपको पता पड़ेगा जब आप लोगों ने 12वीं क्लास के अंदर ठोस अवस्था टॉपिक पढ़ा होगा। उसके अंदर क्रिस्टलीय ठोस का सबसे बेहतरीन उदाहरण लवण होता है। ये पारदर्शी व अपारदर्शी हो सकते हैं, जल में ज़्यादातर घुलते ही हैं। जल ये हमारे क्या बोलते हैं, विद्युत अपघट्य। तो प्रबल विद्युत अपघट्यों की अगर बात करी जाए तो प्रबल विद्युत अपघट्यों में लवण को रखा जाता है। प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार और प्रबल और लवणों को हम इसमें रखते हैं प्रबल विद्युत अपघट्यों में, क्योंकि ये जल में जाते तुरंत ही अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं। जलीय विलयन व पिघली हुई अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं, ठोस अवस्था में विद्युत के सुचालक नहीं होते। MSc तक की जो आप बुक्स पढ़ेंगे उनमें यही बात आएगी, और उसके बाद MSc के बाद की जो बात आती है, कॉन्सिक्वेंसेस जो है, मॉडर्न थ्योरीज़ हैं, वो कहती है कि ये सॉलिड फेज के अंदर भी कुछ कभी कभी कंडक्टिविटी शो करते हुए पाए जाते हैं। पर चलिए वहाँ तक की बात नहीं करते क्योंकि हमारे लेवल तक यही बात आएगी, इसीलिए हम बात करते हैं कि ये जलीय विलयन और पिघली अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। इसके लिए आपको याद होना चाहिए, 3 इडियट्स के अंदर वो डायलॉग था, सॉल्ट वाटर इज़ द ग्रेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सॉल्ट वाटर इज़ द ग्रेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आप देखा होगा कि वो उसने बताया था कि जब कोई सॉल्ट वाटर होता है, जलीय विलयन होता है इसका लवण का, तो उसके अंदर आयन्स उपस्थित होते हैं, उसकी वजह से वो कंडक्टिविटी शो करता है, विद्युत का सुचालक होता है। स्वाद की बात करें, खट्टे मीठे कड़वे और उमामी स्वाद के। उमामी स्वाद कौन सा होता है, जो आपका आंवला का होता है। ये रंगहीन व रंगीन दोनों तरह के हो सकते हैं। गंधहीन होते हैं, अम्ल क्षार या उदासीन हो सकते हैं। इसका पता कैसे लगाया जाए, बिल्कुल ये वाली चीज़ आपको समझने लायक है। इसका पता कैसे लगाया जाए कि अम्ल क्षार, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आता है कि कोई लवण दे देंगे और उसके बारे में पूछेंगे कि इसकी प्रकृति कैसी है और इसकी pH क्या हो सकती है। तो इसको मैं आपको एक बार अलग से समझाता हूँ। देखिए, अम्ल हो या क्षार हो, उसकी घुलनशीलता के आधार पे हम लोग इसे 2 भागों में डिवाइड करते हैं, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार। इस तरह से 2 भागों में डिवाइड करते हैं। अब यदि आप सबसे पहले
किसी प्रबल अम्ल की बात करें तो प्रबल अम्ल का मतलब वह ये होता है कि जो कि जल में काफ़ी जल्दी घुल जाता है। दुर्बल अम्ल का वो होता है जो जल में कम घुलता है। प्रबल क्षार वो है जो जल में जल्दी घुलता है और दुर्बल क्षार वो है जो जल में कम घुलता है। अब आपको क्या करना है, एक एक बार सेट बनाना है। प्रबल अम्ल की प्रबल क्षार से अभिक्रिया कराना है, प्रबल अम्ल की दुर्बल क्षार से अभिक्रिया करानी है। ठीक है, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि प्रबल अम्ल की प्रबल क्षार से अभिक्रिया कराने पर आपको एक उदासीन लवण प्राप्त होगा। ये आपको रट लेना है। सेम सेम पर उदासीन आएगा। जैसे दुर्बल अम्ल की दुर्बल क्षार से अभिक्रिया कराओगे तो आप देखेंगे उदासीन लवण, मतलब सेम सेम को याद रखना है। अब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार अगर है तो प्रबल कौन है, अम्ल, तो इसीलिए अम्लीय लवण बना। दुर्बल अम्ल की प्रबल क्षार से अभिक्रिया कराओगे तो प्रबल कौन है, क्षार, इसीलिए क्षारीय लवण बना। अब आपको पीएच तो याद होनी चाहिए कि भाई अगर कोई वस्तु उदासीन है तो उसकी पीएच क्या होगी, 7। उदासीन लवण बनने पर 7 पीएच होती है, अम्लीय लवण बनने पर 7 से कम पीएच होगी और क्षारीय लवण बनने पर 7 से ज़्यादा पीएच होगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब मुझे किसी भी अम्ल और क्षार को देख करके कैसे पता पड़ेगा प्रबल अम्ल है, दुर्बल अम्ल है, प्रबल क्षार है, दुर्बल क्षार है, तो आपको नॉर्मली याद रखना है। पहले तो जब आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा तो उस टाइम पे मैंने स्टार्टिंग में ही अम्ल और क्षार के जब डिवीज़न किए थे तभी वहाँ बता दिया था कि प्रबल कौन है, दुर्बल कौन है। फिर भी आपको ये लिस्ट याद रखनी है जिसके अंदर आपको याद रखना है कि HCl H2SO4 HNO3 प्रबल है, H2CO3 और CH3COH जो है दुर्बल है। ये कुछ ही एग्जाम्पल है जो 10 तक की बुक में आते हैं, इसीलिए आपको ये डायरेक्ट रट लेना है। ठीक है, प्रबल क्षार हो जाएंगे NaOH KOH MgOH होल ट्वाइस, दुर्बल क्षार हो जाएंगे NH4OH, जो आपको याद रखने। अब इनका प्रयोग कैसे करना है कि मुझे कैसे पता पड़ेगा कि आपका जो अम्ल या क्षार है वो प्रबल है या दुर्बल है। अब इसको करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो इसको करने के लिए देखिए हम क्या करते हैं। चलो मुझे बोल दिया कि KCl की प्रकृति क्या होगी, अम्लीय, उदाहरण ऑप्शन दे दिए मेरे को, अम्लीय, क्षारीय, लवणीय, है ना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। लवणीय को हम लोग बोल सकते हैं उदासीन। ठीक है, ये लवणीय हटा उदासीन, 4 ऑप्शन दे दिए। अब मुझसे बोला गया कि बताओ आंसर क्या है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले के मुझे पता है K+ होता है, Cl- होता है। अब मैं जो प्लस है ये क्योंकि मुझे पता है क्षार से आया इसलिए इसके आगे OH लगाऊंगा, और जो नेगेटिव है वो अम्ल से आया इसलिए इसके आगे H लगाऊंगा। तो अब मैं देखूंगा कि KOH और HCl किस तरह के अम्ल हैं और क्षार हैं। तो KOH की यदि बात की जाए तो KOH जो है हमारा वो है प्रबल क्षार और HCl है हमारा प्रबल अम्ल। तो जो प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल से मिलकर के बनता है वो कैसा होता है, क्योंकि दोनों ही प्रबल हैं इसीलिए हमारा आंसर आएगा उदासीन। तो इसकी उदासीन प्रकृति होगी और इसकी जो पीएच है वो आएगी हमारी कितनी, 7। इस तरह से आपको करना आना चाहिए। तो आप घर पे ये ट्राई करना, Na2SO4 का, है ना, K2SO4 का, NH4 2SO4 का, Na2CO3 का, ये पूछा गया Na2CO3 पहले भी। ओके, तो ये आप घर पे ट्राई करिएगा जिससे आपका नॉलेज और इनहेंस हो। आगे बात करते हैं हम लोग सूचक। सूचक क्या होते हैं, जो सूचना देते हैं वे पदार्थ जो स्वयं में परिवर्तन, अब स्वयं में परिवर्तन का मतलब हो गया रंग में परिवर्तन या गंध में परिवर्तन करके पदार्थों की अम्लीय व क्षारीय प्रकृति को बताते हैं, उन्हें सूचक कहते हैं। सूचक 4 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक, घ्राण सूचक, कृत्रिम सूचक और सार्वभौमिक सूचक। प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं, जो प्रकृति प्रदत्त चीज़ों से प्राप्त होते हैं, जैसे कि लाइकेन वगैरह जो होते हैं उनके अंदर नेचुरल कलर होता है। हल्दी, पत्ता गोभी वगैरह में जो पत्ता गोभी हरी वाली नहीं, जो ब्रोकली आती है लाल पत्ता गोभी, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है उनकी बात करी जाए तो अगर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक सूचक की, तो प्राकृतिक सूचक जो है वो
लिटमस उसका एक उदाहरण है जो लाइकेनों के द्वारा के रंग से बनाया जाता है। अम्ल और क्षार का पता करते हैं, ये आपको पता है। अम्ल के साथ में कौन सा लिटमस पेपर क्या कलर देता है वो भी आपको पता है, पहले हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसकी बात नहीं करते हैं। मेन इंपॉर्टेंट है हल्दी का। हल्दी की जो है वो अम्ल के साथ में कोई भी कलर चेंज नहीं देती, जबकि क्षार के साथ में पीली से लाल भूरी हो जाती है। इसका पता कैसे पड़ता है? जब आप हल्दी लगे हुए कपड़ों को अगर आप डिटर्जेंट से या साबुन से धोओगे तो वो जो है वो लाल कलर में बदल जाती है। इससे पता पड़ता है कि ये एक सूचक का कार्य करती है। इस तरह से लाल पत्ता गोभी, एक्चुअली लाल पत्ता गोभी को लाल कहा जाता है पर इसका रंग जो है वो बैंगनी होता है। तो जो बैंगनी पत्ता गोभी है अम्ल के साथ में अभिक्रिया कराने पर बैंगनी से वो लाल में बदल जाती है, जबकि क्षार के साथ अभिक्रिया कराने पर बैंगनी से हरा रंग प्राप्त होता है। घ्राण सूचक क्या होते हैं? ये भी प्रश्न आता है। घ्राण सूचक क्या होता है? घ्राण सूचक वो होते हैं जो अपनी गंध में परिवर्तन करके और पदार्थ की प्रकृति का के बारे में बताते हैं, जिसके दो उदाहरण इंपॉर्टेंट है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, प्याज और वनीला। प्याज जो है, प्याज और वनीला दोनों की खास बात यह है कि जब इनको अम्ल में डाला जाता है तो इनमें किसी भी तरह का गंध में परिवर्तन नहीं आता, जैसी गंध है वैसी रहेगी। पर जब क्षार में डाला जाता है तो ये अपनी स्मेल को छोड़ देते हैं, लॉस्ट कर देते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। कृत्रिम सूचक जो कृत्रिम रूप से हम बनाते हैं, कृत्रिम सूचक रूप से बनाने वालों में फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज 10th क्लास की बुक में दिए हुए हैं। फिनोफ्थलीन जो है वो अम्लीय माध्यम का होता है, इसलिए HPH के सिंबल से हम प्रेजेंट कर रहे हैं। मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो क्षारीय माध्यम का होता है, इसलिए MEOH से शो कर रहे हैं। HPH जो है क्योंकि अम्लीय प्रकृति का है तो अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर रंगहीन से रंगहीन ही रहेगा, जबकि क्षार से अभिक्रिया करने पर ये पिंक कलर में बदल जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं कि जब फिनोफ्थलीन को क्षार में डाला जाता है तो इसमें क्या परिवर्तन आता है? ये पिंक कलर में बदल जाता है। मिथाइल ऑरेंज क्योंकि ये बेसिक नेचर का है, इसीलिए जब इसको क्षार में डाला जाता है तो ज़्यादा परिवर्तन नहीं करता, केवल ऑरेंज से येलो हो जाता है, पीला हो जाता है, ठीक है। जबकि एसिड में डालने पर ये ऑरेंज से क्या हो जाएगा? रेड कलर का हो जाएगा। तो दोनों ही इसमें इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सार्वभौमिक सूचक क्या होता है? जनरली सारे ही सूचकों को मिला करके एक सार्वभौमिक सूचक बनाया जाता है, जो कि आप डेली लाइफ में जो यूज़ करते हैं उसको पीएच पेपर के नाम से जाना जाता है। पीएच पेपर क्या होता है ये पिछली वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो आप इससे पहले वाली वीडियो इसके रेफरेंस में देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको जानना ज़रूरी है। कुछ सॉल्ट से बने हुए उत्पाद, जनरली NaOH से बने हुए उत्पाद, NaCl से बने हुए उत्पाद। NaCl को जब पानी में डाला जाता है तो इसे ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है पहले कि ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, तो नमक का पानी जो होता है वो ब्राइन सॉल्यूशन होता है। इसका निर्माण किससे किया जाता है? क्लोर एल्कली प्रक्रम से। क्लोर एल्कली प्रक्रम जो है वो क्या होता है वो नीचे दिया हुआ है। पूरा प्रक्रम इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको अच्छे से। कुछ नहीं करना, पात्र के अंदर NaCl नमक डालना, उसके अंदर पानी डालना, पानी डाल के विद्युत धारा प्रवाहित करना, विद्युत अपघटन करने पर 3 उत्पाद आपको प्राप्त होंगे। NaOH मिलेगा, क्लोरीन मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। NaOH की क्या क्या काम है ये आपको याद रखने हैं। डिग्रीसिंग ऑफ मेटल मतलब वही आपको पता होना चाहिए, जो भी आपके सामान धोए जाते हैं गाड़ियों के, जो ऑटोमोबाइल्स की शॉप के ऊपर सामान उसको ट्रीट करने के सामान धोए जाते हैं वो NaOH से धोए जाते हैं ताकि उनके ग्रीस को आसानी से हटाया जा सके। कागज़ बनाने की फैक्ट्री में, साबुन, सर्फ, ब्लीच बनाने में भी इनका काम आता है NaOH का। क्लोरीन क्या काम आता है? तो PVC बनाने में पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसका जो विनाइल क्लोराइड है वो आपको याद होना चाहिए। विनाइल क्लोराइड बनाने में इसका काम आता है। विनाइल क्लोराइड क्या होता है? तो आपको प्रोपीन के दूसरे नंबर पर क्लोरीन लगाने पर विनाइल क्लोराइड बनता है, ये याद होना चाहिए। डिसइंफेक्टेंट के रूप में इसको पानी में डाला जाता है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन CF2Cl2 उसका फॉर्मूला होता है। पेस्टिसाइड जो ही पेस्ट जो हमारे खेतों के अंदर जो कीड़े लग जाते हैं उनको मारने के काम में आती है क्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में काम में आता है। हाइड्रोजन जो है वो फ्यूल का अच्छा सोर्स होता है, ये भी याद होना चाहिए। अगली बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2। ये कैसे बनता है? लाइम वाटर के अंदर क्लोरीन गैस पास करने पर ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ब्लीच मतलब पता है एक रंग को हटाने वाला ब्लीच होता है। इसकी नेचर पूछी जा सकती है। CaOCl2 की क्या नेचर होती है? क्षारीय नेचर होती है, याद होना चाहिए।
पानी को साफ़ करने में डिसइंफेक्टेंट के रूप में इसका यूज होता है। ब्लीचिंग एजेंट के रूप में कॉटन इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री में इसका काम होता है। NaHCO3 बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, ये उभयधर्मी प्रकृति का होता है। इसका निर्माण कैसे करते हैं? सॉल्वेय प्रक्रम से करते हैं। NaHCO3 का सॉल्वेय प्रक्रम क्या है? नीचे दिया हुआ है कि जो ब्राइन सॉल्यूशन है, ब्राइन सॉल्यूशन मतलब NaCl प्लस जल। ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस पास की जाती है तो दो चीज़ें बनती है, NH4Cl और NaHCO3। इसमें से जो NaHCO3 होता है वो अघुलनशील होता है, इसलिए छान के उसको अलग कर लेते हैं। अब जब NaHCO3 का अब ये तो क्योंकि बेकिंग सोडा है, अब खाने के अंदर आप इसको नहीं डाल सकते। खाने के अंदर अगर आप इसको डालोगे तो खाना कड़वा हो जाएगा। तो खाने को कड़वा नहीं करने और उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए हम उसको बेकिंग पाउडर में बदल देते हैं। बेकिंग पाउडर में बदलने के लिए क्या करना है? NaHCO3 के साथ में टार्टरिक अम्ल मिला देना है। टार्टरिक अम्ल मिलाने से आपको बन जाएगा बेकिंग पाउडर। ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न हो सकता है आपके लिए, पूछ सकते हैं। आगे बात करते हैं धावन सोडा। धावन सोडा क्या होता है? Na2CO3। Na2CO3 किससे बनाएंगे? सेम सॉल्वेय प्रक्रम से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? जो सॉल्वेय प्रक्रम का अंतिम उत्पाद है बेकिंग सोडा NaHCO3, उस NaHCO3 को आपको कुछ नहीं करना है, केवल उसको गर्म करना है। उससे आपके पास में क्या आ जाएगा? धावन सोडा का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, ये जो धावन सोडा है ये 10 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में रहता है। 10 वाटर मॉलिक्यूल क्रिस्टलीय जल होता है। क्रिस्टलीय जल क्या होता है वो भी आगे बात करते हैं। उससे पहले धावन सोडा का क्या काम है? तो धावन सोडा जो होता है वो पानी की कठोरता को दूर करने के लिए धोबी पानी के अंदर डालते हैं, जिससे कपड़े आसानी से धोए जा सकते हैं। सॉल्टी वाटर को के अंदर से भी पानी को आसानी से धोया जा सकता है। अब बात करते हैं क्रिस्टलीकृत जल क्या होता है। क्रिस्टलीकृत जल क्या होता है? जो हमारे सॉल्ट होते हैं, सॉल्ट के साथ में जो केज के अंदर अटका हुआ पानी होता है, जो उनके फॉर्मूले के साथ में ही मल्टीप्लाई किया जाता है, उसको क्रिस्टलीकृत जल कहते हैं। इसके दो उदाहरण जो हैं वो सबसे पूछे जाएंगे आपसे। सबसे पहले कि ये इंपॉर्टेंट है, ये CuSO4.5H2 जिसका नीला रंग होता है, गर्म करने पर नीला रंग गायब हो जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये आपसे पूछा जाता है, याद रखना आपको कि कॉपर सल्फेट का नीला रंग गर्म करने पर क्यों उड़ जाता है? उसके अंदर उपस्थित क्रिस्टलीकृत जल के चले जाने से। इसके बाद बात करते हैं, ये फेरस सल्फेट का हरा रंग भी क्रिस्टलीकृत जल की वजह से होता है। नेक्स्ट जिप्सम। जिप्सम क्या होता है? जिप्सम वाइट कलर का सॉलिड सब्सटेंस है, खुदाई से मिलता है। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। इसके अंदर लगा हुआ 2H2O गर्म करने पर लॉस हो जा करके 1.5 मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल पर फॉर्मूला के हिसाब से लॉस हो जाता है। एक आधा मॉलिक्यूल बचता है, जिसके साथ में मिलकर के ये POP प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, फ्रैक्चर बांधने के लिए जो आपके पैर में पाउडर लगाते हैं उस पट्टी के ऊपर, उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस POP कहते हैं। इसके अलावा फॉल्स सीलिंग वगैरह भी इससे बनाई जाती है। यह हमारा ये वाला टॉपिक समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो काफ़ी जल्दी 2-3 दिन के अंदर ही पोस्ट करूँगा। कंटिन्यू वीडियो आती रहेगी क्योंकि अब रीट वगैरह जल्दी ही आने वाली है। रीट की डेट वगैरह अभी प्रॉपर अनाउंस तो नहीं हो पाई है, पर सिलेबस वगैरह डलने पर और इस पर कार्य किया जाएगा, आपको और जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा और भी अभी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर से भी केमिस्ट्री और साइंस के वीडियो में लाने वाला हूं, तो देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, आपके लिए हेल्पफुल होगा।